हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे दोस्तों हम कल जो पालिका बजट बैठक में घटनाक्रम हुए दोस्तों उन पर भी बात करेंगे और रिट प्रकरण पर भी बात करेंगे। बलवान पुनिया ने जिस प्रकार से विधानसभा में भादरा क्षेत्र और अन्य स्टेट व केंद्र की समस्याओं को लेकर जो सवाल उठाए उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। भादरा आसपास खबरों सहित आज रविवार है, मंडी के भाव तो नहीं होंगे लेकिन मौसम का मिजाज आपको बताएंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के कोरोना केस पर। देश भर में दोस्तों आज जो कोरोना मामले आए हैं वो 44,877 और 684 लोगों की मौतें हुई है, अर्थात आज 50,000 से कम आंकड़ा जो है वो आ चुका है। कल 50,407 मामले आए थे और आज 50,000 से कम मामले आए और रिकवरी रेट जो है वो 97.55 तक पहुंच चुका है। ये बहुत राहत की बात है। और दोस्तों 1,17,591 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। और अब मैं आपको बताऊं उन 11 राज्यों के बारे में जल्दी से आंकड़े बता देता हूं जिनमें दोस्तों 1,000 से कहीं अधिक मामले हैं, क्योंकि अब 5,000 और 10,000 के मामलों वाला सिस्टम नहीं रहा है। और मात्र केरल में ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 15,184 मामले हैं, 427 लोगों की अकेले केरल में मौतें हुई है और पूरे देश भर में 684 लोगों की मौतें हुई है। तो केरल अकेला और पूरा देश दोस्तों उससे भी फिर कहीं ज़्यादा केरल के मामले तो नहीं है लेकिन मौतों का ग्राफ है। तो दोस्तों जल्दी से बताएं तो कर्नाटक में 3,202 मामले आए हैं, 38 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में 4,359 मामले, 32 लोगों की मौतें, 1,646 मामले आए हैं। गुजरात में 20 लोगों की मौतें हुई है और हरियाणा में 1,173 मामले आए हैं, 7 लोगों की मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में 2,438 मामले, 7 लोगों की मौतें। मिजोरम में 1,231 मामले, मात्र 1 मौत कोरोना से हुई है। उड़ीसा में 1,539 मामले, 24 लोगों की मौतें। राजस्थान में 2,606 मामले, 8 लोगों की मौतें हुई है। और तमिलनाडु में 2,812 मामले, 17 लोगों की मौतें। और उत्तर प्रदेश में 1,746 मामले और 9 लोगों की मौतें हुई है। तो कुल मिला के 509 मौतें इन 11 राज्यों में हुई है और 684 मामले पूरे देश में और 590 इन 11 राज्यों के निकाल दिए जाए तो दोस्तों शेष करीब 2 दर्जन राज्यों में मात्र 94 लोगों की कोरोना से मौतें पूरे देश में हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना की स्थिति का और तीसरी लहर की जाती हुई लहर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों सुखद बातें हैं, सब कुछ सामान्य हो चला है और व्यापार सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर आने लगी और 5 देशों के चुनाव दोस्तों सर पर है और दूसरे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश, गोवा सहित आज हो रहे हैं। और तो कुल मिला के दोस्तों 7 चरणों के ये चुनाव हैं और उसके बाद में 10 मार्च को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, परिणाम घोषित होंगे। और जिस प्रकार से इनके सर्वे आए थे दोस्तों तो आप अंदाज़ा उनसे सहज रूप से लगा सकते हैं। कोई भी सर्वे दोस्तों एकदम से फ्लॉप नहीं होता है, क्योंकि वो भी जनता के बीच से किया हुआ है। उसमें अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि कोई सर्वे 2, 3, 4 महीने पहले किया गया है, उसके बाद में जो महीने भर में घटनाक्रम होते हैं या अंतिम 5, 7, 10 दिनों में जो घटनाक्रम होते हैं वो चुनावों को प्रभावित कर जाते हैं और बड़े स्तर पर जो है वहाँ पार्टियों के वोटिंग अनुपात में इसका अंतर आ जाता है। तो कुल मिला के सर्वे इसीलिए गलत होते हैं, इसीलिए फिर हम धारणा बना लेते हैं कि नहीं सर्वे तो बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों सर्वे गलत नहीं होते, लेकिन जिन घटनाक्रमों के ऊपर सारा सिस्टम डिपेंड होता है, पार्टियों के वोट बैंक में गिरावट या उछाल आता है और इसी के चलते दोस्तों वोटर प्रभावित भी हो जाते हैं। और कुल मिला के दोस्तों आज 13 फरवरी को क्या विशेष दिवस है हम बताएं तो 1931 को आज ही के दिन नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित विधिवत रूप से किया गया था। और सरोजनी नायडू दोस्तों भारत कोकिला के नाम से स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मृत्यु आज के दिन 1949 को उनकी मृत्यु हुई थी और आज ही के दिन ही 1879 को उनका जन्म भी दोस्तों हुआ था।
तो कुल मिला के अन्य खास कार्यक्रमों की बताएं तो 1945 को विनोद मेहरा जो फिल्मी अभिनेता है का जन्म 13 फरवरी को आज ही के दिन 1945 को हुआ है। तो 1968 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑल इंडिया जनसंघ के आज ही के दिन 13 फरवरी को अध्यक्ष बने थे। और 2008 को आज ही के दिन फिल्मी रो हास्य कलाकार दोस्तों राजेंद्र नाथ का निधन भी हुआ था। तो कुल मिला के आज के लिए कोरोना और आज क्या खास है इसके लिए इतना ही दोस्तों। आसपास खबरों का अध्ययन करें तो बाबा रामदेव रुणेचा धाम की एक आपको खबर बताते हैं जो कि देश में आकर्षण का केंद्र बनी है। और दोस्तों जो 2 दिन पहले बाबा रामदेव जी की जयंती थी, उस जयंती के अवसर पर 150 किलो का एक चांदी का घोड़ा और 20 किलो का एक छोटा चांदी का घोड़ा, 2 चांदी के घोड़े बाबा रामदेव जी रुणेचा धाम के जैसलमेर में स्थित मंदिर में भेंट किए गए एक श्रद्धालु द्वारा, एक भगत द्वारा। दोस्तों उस भगत का नाम है ओम प्रकाश खत्री, जिनका मुंबई में सोने चांदी का व्यापार है। और दोस्तों वो जालोर जिले के कूड़ा बालोदान गांव के रहने वाले हैं। और उनके परिवार में एक धारणा थी और उनके परिवार से ये बात है कि उनके जो परदादा थे उनका सपना था कि बाबा रामदेव जी के मंदिर में मैं सोने चांदी से बना घोड़ा चढ़ाऊं। तो दोस्तों ये जो पड़पोतर द्वारा दोस्तों दादा की एक मांग जो थी, उनका जो सपना था, उनका सपन जो था वो पूरा किया पड़पोते ने। और कोरोना काल के चलते वो चढ़ा नहीं पाए थे, बहुत पहले ये मना लिया गया था। और जैसलमेर के ही ज्वेलर्स हरीश सोनी ने इन दोनों घोड़ों को बनाया। और दोस्तों लगभग इनकी लागत बताए तो 90 लाख से 1 करोड़ के करीब इनकी लागत है। और शनिवार को एक प्रकार से जयंती पर, बाबा की जयंती पर ये घोड़े जैसलमेर के बाबा श्री रामदेव जी मंदिर में, जो कि कलयुग के अवतार है दोस्तों, लोक देवता माने जाते हैं, उनके मंदिर में ये घोड़े चढ़ाए गए। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधी बड़ी के प्रबंधक ने शनिवार को एक मुकदमा दर्ज कराया भिरानी थाना में कि शुक्रवार को कुछ अज्ञात चोरों ने गांधी बड़ी बैंक से, जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, उसके एटीएम को चोरों ने उखाड़ने की कोशिश की, मशीन को तोड़ने की कोशिश की। और इस रस्साकसी में काफ़ी दोस्तों क्षति एटीएम को पहुंची है। और पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों इससे ये मामला जो है 11 फरवरी का है। और दोस्तों इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 5 फरवरी का एक मामला था, जिसको 7 फरवरी को भादरा थाने में वो मामला दर्ज हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का एटीएम भी, जो कि हिसार बस स्टैंड की तरफ है, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था और काफ़ी क्षति उसको पहुंचाई गई थी, क्योंकि वो एटीएम उखाड़ नहीं पाए थे, तोड़ नहीं पाए थे। और कमोबश से यही स्थिति गांधी बड़ी में अब शुक्रवार को हुई है। तो क्या दोस्तों भादरा में एटीएम चोर गिरोह यहाँ कहीं से आया हुआ है, और क्या भादरा की कानून व्यवस्थाओं को किसी प्रकार से कमज़ोर आंका जा रहा है, या कमज़ोर मान लिया गया, या कमज़ोर हो चुकी है? ये जो सीआई है संदीप साई, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों क्षेत्र के एसडीएम महोदय के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि क्षेत्र में इस प्रकार से, दोस्तों मैं आपको जिक्र करके बताऊं तो जो मोटरसाइकिल है, पिछले 1 दशक का ही हम लगभग आकलन करें तो बहुत सी घटनाएं चोरी की ऐसी होती है दोस्तों मोटरसाइकिल की ओर की, जो पुलिस थाना में दर्ज नहीं होती है। पहली बात तो संचालक जो मोटरसाइकिल का मालिक है वो नहीं जाता है, क्योंकि बरामदगी दोस्तों है ही नहीं, बरामदगी बहुत कम है, ना बराबर बरामदगियाँ होती है। और इसके अलावा दोस्तों जो मोटरसाइकिल चोरी होते हैं उनकी दर्ज रिपोर्टें पुलिस थाना में भी जल्दी से रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती है। और इतने सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल चोरी हुई है कि उनकी बरामदगियाँ भादरा में बेहद कम है। तो इन चोर गिरोह पर पुलिस कैसे काबू पाएगी, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ही सप्ताह में 2 एटीएम लूटने की, एटीएम को तोड़ने की, एटीएम मशीन को उखाड़ने की जो वारदातें भादरा क्षेत्र में हुई है वो बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को संज्ञान भी लेना चाहिए, इससे सबक भी लेना चाहिए और इसके लिए एहतियातन कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें
तो बादरा रेलवे स्टेशन मास्टर को दोस्तों एक ज्ञापन सौंपा गया विप्र समाज द्वारा स्थानीय विप्र सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा। दोस्तों दीपक शर्मा के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया हनुमानगढ़ सादुलपुर रेलवे ट्रैक पर, क्योंकि अब कोरोना काल के दौरान जो स्थितियां थी वो स्थितियां अब नहीं है, अब सामान्य हो चला है सब कुछ। तो गाड़ियों के फेयर बढ़ाने की मांग की गई है। दोस्तों ये मांग उचित भी जान पड़ती है और इस ज्ञापन को सौंपते वक्त जो कि डीआरएम के नाम सौंपा गया था स्थानीय स्टेशन मास्टर को दिनेश शर्मा, दिनेश दादिच आज़ाद, मुकेश शर्मा आदि कार्यकर्ता विप्र समाज के इसमें शामिल रहे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों मावड़ियों के मंदिर के पास मावड़ियों का जो मेला भरता है दोस्तों, प्राय देखा जाता है कि हर रविवार को मावड़ियों की धूप लगती है। दोस्तों बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी जो है वो धूप मारने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ मावड़ियों के मंदिर में आते हैं। और दोस्तों लगभग अगर देखा जाए तो इस मंदिर के इर्द गिर्द काफ़ी ट्रैफिक जाम भी हो जाता है और ट्रैफिक जाम के चलते आसपास के लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जो आवागमन है, जो रूटीन से कस्बावासी है, जो आ जा नहीं पाते हैं और बड़ी संख्या में वाहन लेकर भी देहात क्षेत्र से लोग दर्शनार्थी आते हैं। तो दोस्तों इनको देखते हुए आज जब ये स्थितियाँ बनने लगी, जाम हुआ, तो लक्ष्मण सिंह जो हवलदार है, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज है दोस्तों, उनके नेतृत्व में एक उनके साथ कांस्टेबल भी था और उन्होंने शानदार व्यवस्थाएं बनाई और 10 से 15 मिनट के भीतर ही सभी गाड़ियों को जो भी आड़ी टेढ़ी खड़ी कर देते हैं श्रद्धालु जन, और जो अव्यवस्थित रेडियां लगी है प्रसाद के लिए दोस्तों, उनको सभी को व्यवस्था बनाते हुए और 10-15 मिनट में व्यवस्था बनाकर गए। तो दोस्तों हमारा साफ संदेश के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि लगभग हर संडे को जब ये मेला भरता है तो बीच बीच में जो है पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक की इस प्रकार से अगर ड्यूटी हो तो लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है और शानदार व्यवस्थाएं भी स्थापित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम कल पालिका की जो बैठक हुई उसके ऊपर जो घटनाक्रम हुए उसके ऊपर भी वार्ता करेंगे। और उससे पहले मैं आपको दोस्तों मौसम की जानकारियां बता देता हूं। आज 13 फरवरी को दोस्तों तेज धूप रही और मौसम सामान्य रहा, बिल्कुल बादलों का कहीं ठिकाना नहीं था। 2 से 4-5% बादल ही सिर्फ रहे और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं सुबह भी चलती रही और शाम को भी यही मौसम कमोबश रात्रि 12 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा 14 फरवरी को कल मौसम क्या कहेगा, तो कल का मौसम का मिजाज भी दोस्तों यही कहता है कि तेज धूप निकलेगी, मौसम सामान्य होगा 13 से 20 डिग्री और दोपहर को 22 से 25 डिग्री और 18 से 23 डिग्री शाम को, अर्थात 25 डिग्री तक अब टेम्परेचर पहुंचने लगा है। अर्थात गर्मी का समावेश हमारे वातावरण में अब आने लगा है और सुबह शाम की सर्दी ही बची है। तो 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से कल दिन भर हवा चलेगी और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 10 से 15-20% ही छाए रहेंगे और रात्रि को भी दोस्तों 5-7% ही बादल छाए रहेंगे और हवा कमोबश यही रहेगी। 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो दोस्तों मौसम का मिजाज ये रहा। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कल जो बैठक हुई थी बजट की उसके ऊपर। तो कल की बजट की बैठक में दोस्तों सर्वसम्मति से एक प्रकार से सत्ता पक्ष के ही पार्षद मौजूद थे। तो ध्वनि मत से 114.67 करोड़ का बजट पारित कर दिया गया, अर्थात 1,14,67,43,43,000 रुपए का बजट बादरा कस्बे वासियों के लिए जारी कर दिया गया। खास बात यह है कि दोस्तों बादरा कस्बे वासियों को इस बजट से क्या उम्मीदें रहती है और कितना क्षेत्र के विकास के लिए ये बजट जो है वो कारगर है। दोस्तों इसके ऊपर बात करें तो क्षेत्र के लोगों को पिछले काफ़ी वर्षों से बजट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। दोस्तों अगर बजट के बारे में लोगों से बातें भी करते हैं दोस्तों, लोगों को कोई खास इसमें मतलब नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कस्बे की अव्यवस्थाएं हैं, ज्यादातर कस्बे वासियों को राहत उन अव्यवस्थाओं को अगर व्यवस्थाओं में बदल दी जाए तो दोस्तों कस्बे वासी राहत महसूस करते हैं और उनके लिए तो बस यही बजट है। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी बजट की राशि जो है नगर पालिका की वो सड़कों के, नालियों के, पुलियों के इस प्रकार से निर्माण में और पेचवर्क में ही चली जाती है। और ये दोस्तों कमोबश देखा गया है कि एक साल में 2 से 3 बार तक सड़कें बनती है। तो आजकल जनता के पैसे की इसमें बर्बादियां ज़्यादा होती है और कर्मचारियों के सैलरी भत्ते आदि पर भी बड़ा जो उसका भाग है वो चला जाता है और दर्जनों की संख्या में ऐसे मंद है
नगर पालिका में दोस्तों, उस संबंध में भी जो खर्चा धीरे धीरे हम देखें व्यय का वहाँ लगता है, तो उनमें ही जो है आधा से कहीं अधिक बजट चला जाता है। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 114 करोड़ का ये बजट है, ईमानदारी के साथ अगर मात्र 50 करोड़ रुपए भी इस बजट से भादरा कस्बे के विकास के ऊपर लगा दिए जाए, तो दोस्तों वो विकास कार्य मुंह बोलेंगे और आंखों से दिखाई देंगे। आसपास के लोग जब भादरा आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब भादरा आते हैं, तो उनको दिखाई देंगे, मेरा ये दावा है दोस्तों। लेकिन ये इतने पैसे लगते नहीं है आजकल, ना तो ऐसे ईमानदार ठेकेदार है दोस्तों। अगर ठेकेदारों का हम जिक्र करें तो मुझे याद है करीब 2 दशक पहले ऐसे ठेकेदार भी होते थे दोस्तों, जो मात्र 10 लाख का अगर कार्य है तो उसमें कुछ हजार रुपए ही बचाकर और इतना शानदार कार्य करवाते थे कि वो दशकों तक वो कार्य, वो निर्माण कार्य टूटता नहीं था। तो दोस्तों ऐसे भी ठेकेदार थे। ठेकेदार अगर कमाई नहीं करेगा, उसमें से कुछ बचाएगा नहीं, तो वो दोस्तों क्यों ठेके लेगा, ये भी है। लेकिन आजकल के ठेकेदार दोस्तों 60 से 70% बचाते हैं और उसके अलावा दोस्तों 10-20% कमीशन खोरी में चला जाता है, जो कि कर्मचारियों का, जेईएन का, आईएन का और पालिका जो अधिशासी अधिकारी है उनका। और ये दोस्तों सिस्टम जो है कमीशन का, ये हमारे देश की एक प्रकार से रीढ़ तोड़ता हुआ ये सिस्टम हमें दिखाई देता है। और कब जाकर इस सिस्टम में सुधार होगा, तब कहीं जाकर विकास कार्यों में पालिकाओं का, नगर परिषदों का और नगर निकायों का जो बजट है वो जनता को राहत प्रदान करेगा। अन्यथा राहत प्रदान ये बजट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि देश का आज बजट पेश हो रहा है, राजस्थान के किसी भी स्टेट का देश की आज बजट पेश हो रहा है और पूरे देश की जनताओं की नजरें उस बजट पर लगी है। वही तो पैटर्न है दोस्तों। नगर पालिका भी पालिका बोर्ड इस कस्बे के लिए बना है। इस कस्बे के विकास कार्यों को तो यहाँ पालिका बोर्ड ही देखता है। जो स्वायत्ता शासन संस्था है दोस्तों, उसका जो बजट होता है वही तो इस कस्बे में लगता है। आखिर क्यों जनता को, कस्बा वासियों को इन बजटों से आस नहीं होती और उन बजटों के प्रति लोगों की जो उदासीनता देखी जाती है वो क्यों है? वो इसीलिए कि दोस्तों ये स्वायत्ता शासन विभाग है, इसके ऊपर सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप दखल नहीं है। और ये जो बना दे वही कानून होता है और इनका अपना एक कानून दायरा, संविधान और तौर तरीके होते हैं खर्च करने का, आय व्यय का। और नगर पालिका कस्बे के अंदर दोस्तों जो आय के स्रोत होते हैं वो उन सभी के ऊपर इन नगर पालिका बोर्डों का कब्जा होता है और उन आय के स्रोतों से ही जो है व्यय का ब्यौरा पूरा खाका तैयार किया जाता है और बजट को एक प्रकार से आकार दिया जाता है विशेषज्ञों द्वारा। तो दोस्तों लोगों की उदासीनता, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की उदासीनता क्यों है। बस दोस्तों आपसे भादरा में ले, नोर ले, तारनगर, राजगढ़, हनुमानगढ़, आप कहीं किसी कस्बे में नगर परिषद या नगर निकाय या भादरा नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी चले जाए, लोगों को विशेष इसमें सारोकार नहीं होता है कस्बे के कि आज पालिका का बजट, भादरा का ही ले लीजिए, कल बजट पेश हुआ है और कस्बे में बजट को लेकर चर्चा नाम मात्र भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं इस बात पर, तो दोस्तों हम आपको एक समीक्षा, एक सर्वे, एक कवरेज कर आपको हम क्षेत्र की दिखाते हैं और लोगों की राय इसमें जानते हैं। लोग क्या कहेंगे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हम एडवांस में ये बात इसलिए बता देते हैं क्योंकि दोस्तों हम लगभग लोगों से बातें होती रहती है और लोगों के विचार जो है हम सुनते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम फील्ड में ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए इन चीज़ों का आसानी से आभास भी कर लेते हैं। तो कुल मिला के बजट से लोगों की जो उदासीनता है, और दोस्तों एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये भी हो गया कि विपक्ष का एक भी पार्षद नहीं था। दोस्तों इसको हम किस मायने में देखते हैं और लोगों की नज़र में ये कैसे हुआ, ये डिसीजन, इसके मायने क्या है? दोस्तों ये बहुत बुरा हुआ दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बजट की बैठक को, कस्बे के विकास की बैठक को, और उसमें विपक्ष नदारद हो। विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है और निभाना भी नहीं चाह रहे दोस्तों। सत्ता पक्ष के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष ना आए,
लेकिन यहाँ भादरा का सिस्टम दूसरा है दोस्तों। यहाँ तो बहुत खुशी खुशी बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सत्ता पक्ष के मद में जो सभी पार्षद हैं या पालिका बोर्ड है दोस्तों, उनका अगर गुरूर देखे, मंद देखे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। विधायक महोदय तो यहाँ तक कहते हुए सुने गए कि उनकी हिम्मत ही नहीं है, वो उनकी विकास कार्यों में रुचि नहीं है कि वो हमारे सामने आकर बैठ जाए। दोस्तों उनको किसी प्रकार का मिलाल ही नहीं है कि आज इस सदन में विपक्ष नहीं है और हम सत्ता पक्ष के लोग जो है इसको बजट को जारी कर रहे हैं। लोकतंत्र का एक प्रकार से ये उपहास मैं कहूँगा दोस्तों, उपहास से बढ़कर और क्या हो सकता है कि विपक्ष है ना और बजट पेश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के पार्षद बड़े खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। और इतनी शांत भादरा की मीटिंग नगर पालिका की पहली बार हमने देखी दोस्तों, जैसा कि अमूमन होता नहीं है। साधारण सभा की बैठक की बहुत हंगामेदार होती है और कल की जो बैठक थी वो तो बेहद शानदार तरीके से चली और 5, 7, 10 मिनट में ही बजट पूरा का पूरा अधिशासी अधिकारी ने पढ़कर सुनाया और पास ध्वनि मत से मेजे थपथपाते हुए सभी सत्ता पक्ष के जो 19 पार्षद थे, 20 चेयरमैन महोदया सहित थे, तो उन सभी पार्षदों ने बजट जो है ध्वनि मत से पारित कर दिया गया दोस्तों। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये अच्छा नहीं था, क्योंकि भाजपा को बजट में शामिल होना चाहिए था दोस्तों और जनता को विश्वास दिलाना चाहिए था कि हम कस्बे के विकास में आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जजमेंट था वो आमजन को भी अच्छा नहीं लगा होगा दोस्तों, हमें भी ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों इस बजट को, कस्बे का बजट है, इसमें सुधार की आवश्यकता थी। बजट अनावश्यक रूप से अगर किसी मद में जा रहा हो और उसमें उस मद में बेकार का वो खर्चा अगर लग रहा हो तो दोस्तों विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि उस मद में उस बजट को कम करवाया जाए, बंद करवाया जाए, किसी अन्य मद में जनता के सामने वो बात रखे। जनप्रतिनिधि सभी थे, उनके सामने बात रखे, पत्रकारों की, मीडिया की मौजूदगी में, और विधायक महोदय भी थे। तो दोस्तों सर्वसम्मति बनकर हो सकता है जो विपक्ष ने सुझाव दिया उस मद में उस बजट को लगाया जाए, व्यय किया जाए, तो ये तो कस्बा हित के लिए होगा, क्योंकि विपक्ष हमेशा कस्बा हित की बात करने वाला होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अन्य पार्टियों का हो, किसी का हो। सत्ता पक्ष का काम होता है कस्बे की योजनाओं को बनाना और विकास कार्य करवाना, लेकिन उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गलतियां हो रही है, वो क्या चूक कर रहे हैं, उसका उन्हें याद दिलाने का काम और उसमें सुधार कराने का काम विपक्ष का होता है। और विपक्ष तो यहाँ नदारद था, अनुपस्थित था, उपस्थित नहीं था। बैठक का एक प्रकार से बहिष्कार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि ये कदम विपक्ष का अच्छा नहीं था और विपक्ष को बैठक में आना चाहिए था। और बैठक में अगर इस प्रकार की कोई बातें होती तो मीडिया इसके लिए कवरेज भी करता है, मीडिया इसके लिए खबरें भी देता है। अगर सत्ता पक्ष के लोगों का, पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का व्यवहार अच्छा नहीं हो, नगर पालिका कर्मचारियों का व्यवहार, अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो दोस्तों इसकी मीडिया कवरेज करते हैं। और हम जैसे बैठे हैं दोस्तों ईमानदारी के साथ इसकी जिस प्रकार से हम समीक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार से ईमानदारी से हम इसकी खबर भी देते और देते आए हैं दोस्तों, आगे भी देंगे, पहले भी दी है। और ये अपना अपना नजरिया होता है दोस्तों, हमारी खबरों को अपने एंगल से सोचने का और समझने का, ये अपना अपना हर व्यक्ति का नजरिया होता है। लेकिन हमारा इंटेंशन ये कदापि नहीं होता कि हम किसी एक पक्ष की खबर को ज्यादा तवज्जो दे। दोस्तों यहाँ हमें भाजपा का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, विपक्षी पार्षदों का रवैया अच्छा नहीं लगा, बजट की बैठक का बहिष्कार करने का, और ये क्षेत्र की, कस्बे की जनता के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा कदम नहीं माना जाता। ये दुर्भाग्य ही क्षेत्र की जनता के लिए होगा। लेकिन विपक्षी पार्षदों ने जरूर जो चीजें कही वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये उनका पक्ष है। उन्होंने कहा कि जनता की राय लेकर हमने इसका बजट का बहिष्कार किया, इस बैठक का बहिष्कार किया, और हमारा अनादर हो रहा था, हमारी अनदेखी हो रही है हर योजना में, हर कार्य में, इसलिए हमने इस बैठक का बहिष्कार किया है। और तानाशाही पूर्ण तरीके से बोर्ड की गतिविधियां चलाई जा रही है और कस्बावासी पूरे त्रस्त है इन अव्यवस्थाओं को लेकर, इसलिए हमने बजट की बैठक का बहिष्कार किया। और हमने बार बार ज्ञापन दिया है, सांकेतिक धरना भी लगाया है और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, इसलिए हमने बजट बैठक का बहिष्कार किया गया है। और चेयरमैन के फर्जी साइन होकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है, इसलिए हमने बजट का बहिष्कार किया है। और मिली भक्ति से कर्मचारी जनता के पैसे की लूट कर रहे हैं, इसलिए हमने बजट का बहिष्कार किया है। और विधायक चेयरमैन महोदया की कुर्सी पर बैठकर एक प्रकार से लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करते हैं,
इसलिए हमने बजट बैठक का बहिष्कार किया है और ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, अव्यवस्थाओं और समस्याओं का कस्बे में अंबार है, इसलिए हमने बजट की बैठक का बहिष्कार किया है। तो ये विपक्ष का तर्क जनता के कितने गले उतरता है, कितना गले नहीं उतरता है, ये तो हम जनता पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने दोनों पक्षों की बातें करनी है और हमें दोनों पक्षों की बातें जनता तक पहुंचानी है और विपक्ष की बात सत्ता के कानों तक और सत्ता की मंशा जो है वो जनता और विपक्ष को भी बताना हमारा कार्य है। तो कुल मिला के दोस्तों 1,14,67,43,43,000 रुपए का जो बजट कस्बे की जनता के लिए पेश किया गया है, हमारा आज भी दावा यही है और कि अगर 50 करोड़ रुपए भी जनता के लिए और विकास कार्यों में खर्च हो तो वो दिखाई देगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक के नेतृत्व में एक प्रकार से सारा सिस्टम संचालित जो हो रहा है, तो विधायक को भी चाहिए कि आगे आने वाले लगभग 2 साल बाद में चुनाव है, तो कस्बे की जनता को भी आप राहत प्रदान करें और ईमानदारी से ये जो बजट है उसको कस्बे के अंदर खर्च करवाया जाए, ताकि दोस्तों कम से कम कस्बे की जनता राहत महसूस करे और विधायक महोदय का भी कहीं ना कहीं इसमें आभार व्यक्त करें। दोस्तों पहले भी विधायक हुए और पालिका की मीटिंगों में आते रहे हैं, लेकिन जितना दखल हमने बलवान पूनिया का नगर पालिका क्षेत्र में देखा है, आज से पहले इतना बड़ा दखल हमने कभी किसी विधायक का पालिका की बैठकों में नहीं देखा। और इसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि एक प्रकार से चेयरमैन साहिबा को हम डमी मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कौन यहाँ चेयरमैन जो प्रतिनिधि है उसके रूप में काम कर रहा है ये दिखाई नहीं देता। और रफीक कुरैशी जो है चेयरमैन साहिबा के सुपुत्र, दोस्तों वो यहाँ नहीं है, वो अपने बिजनेस के कार्य के चलते बाहर है और वो आते हैं तो ज़रूर कुछ हलचल होती है पालिका क्षेत्र में, क्षेत्र की जनताओं में, और कुछ आस उम्मीदें भी होती है। और वो बहुत बड़े एक प्रकार से राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ही नहीं थे, एक बहुत शानदार एक राजनीतिज्ञ की भूमिका भी उन्होंने इस कस्बे क्षेत्र के लिए निभाई है और बहुत बड़ी जो कस्बे की एक हम आयामी योजना अगर कहें सीवरेज को, तो ऐसी सीवरेज की योजना भी वो लेकर आए और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो कुल मिला के विधायक महोदय से भी निवेदन है कि कस्बे के इस बजट को शानदार तरीके से ईमानदारी के साथ ठेकेदारों की जेबों में ज़्यादा ना ठूसते हुए इसको जनता में ज़्यादा अगर डिवाइड करे, तो मेरे कहने का मतलब सभी समझ गए होंगे, तो इसका जनता को ज़्यादा लाभ होगा और जनता को ज़्यादा लाभ होगा तो संभवतः हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इसका विधायक महोदय को भी आगे लाभ होगा और उन वार्ड जनप्रतिनिधियों को भी लाभ होगा जो चुन के आते हैं। और आगे से ऐसे सिस्टम भादरा में नहीं होने जा रहे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, आगे से ईमानदार लोग ही चुन कर आएंगे। अब भादरा की जनता इन पैसे के सिस्टम जो था दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च करके जो पार्षद चुन के आते हैं उससे तंग आ चुकी है। और आज की समीक्षा दोस्तों बात में बहुत ज़्यादा लंबी हमने कर दी और हम रीट पर भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों अगली समीक्षा में हम करेंगे। और विधायक बलवान पूनिया के लिए जो विधानसभा में बार बार आवाज़ें बुलंद की जाती है और किन मुद्दों को छोड़ा जाता है और सरकार का किस प्रकार से चापलूसता के साथ पक्ष लिया जाता है और रियल मुद्दे जो बिजली पानी से संबंधित मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल के जो देश में सबसे महंगे हैं दोस्तों, उन पर बोला नहीं जाता। इनके ऊपर, इन सभी विषयों के ऊपर हम टच करते हुए करेंगे। और दोस्तों हमने कल से एक खबर देखी थी, विधायक बलवान पूनिया अस्वस्थ की खबर सोशल मीडिया पर देखी थी, हमने पता भी किया। उसके बाद में दोस्तों वो सामान्य एक उनकी जो अत्यधिक परिश्रम के चलते जो थकान और इस प्रकार की जो वायरल फीवर जैसा हो जाता है वैसी बीमारी बताई गई और वो जल्दी स्वस्थ होकर जनता के बीच में फिर लौटेंगे। तो हम साफ संदेश के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया के लिए जल्द स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी के साथ समीक्षा को विराम देते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।